परम श्रद्धेय देश के द्वय महान विभूति, साथ ही इस विद्यालय के संस्थापक आदरणीय मास्टर साहब जी, सम्मानित प्रधानाचार्य जी, शिक्षक बंधुओं, आज वर्ष 2020 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर आज विद्यालय प्रांगण में हम सभी लोग इस 2 अक्टूबर के पवित्र पुण्यतिथि को, जो 191वीं वर्षगांठ है, इसको श्रद्धापूर्वक मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं विद्यालय के संस्थापक महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों से आकर के इन दोनों महान विभूतियों को पूजन करें। धरा के दे। हाँ हाँ, धरा के दे। खड़ा कर दीजिए, बतिया ये खड़ा करिए। हाँ, पहले दिखा लें। हाँ, अभी दीप प्रज्वलित कर संस्थापक महोदय मूर्ति का पूजन किया। तत्पश्चात आप ही के कर कमलों से दोनों महान विभूतियों को माल्यार्पण किया जाएगा। हाँ, अगली कड़ी में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को माल्यार्पण किया जा रहा है। अब मैं चाहूँगा कि सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी अपने कर कमलों से इन दोनों महान विभूति को आकर के मंच पर पुष्प अर्पित करें। हाँ, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय जयश्री सर जी आज जो शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवर गाजीपुर में जो 2 अक्टूबर के अवसर पर जो ये 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है, इस अवसर पर हम चाहेंगे कि सर पुष्प अर्पित करें। आदरणीय जयश्री सर जी। अब ठीक, मैं जिनको संबोधित करूंगा वह शिक्षक बंधु आकर के इन दोनों महान विभूतियों को क्रमशः पुष्प अर्पित करें।
तो कार्यक्रम के अगली कड़ी में भाई शिव कुमार दुबे जी से आग्रह है कि आकर के पुष्प अर्पित करें। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक 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 आप कह लेला। जी जी हाँ, कार्यक्रम के अगली कड़ी में भाई लाल बहादुर पुष्प अर्पित करें। इसी कड़ी में आलोक सर जी आकर के पुष्प अर्पित करें। साथ ही सुनील शर्मा जी से अनुरोध है कि वह भी अपने कर कमलों से पुष्प अर्पित करें। इसके बाद कौशल कुमार जी आकर के अपने कर कमलों से पुष्प अर्पित करें। इसके साथ अगली कड़ी में सोनू भाई मास्टर साहब से अनुरोध है कि वह भी अपने कर कमलों से पुष्प अर्पित करें। इसके बाद विद्यालय के लिपिक भाई अमरनाथ जी से अनुरोध है कि वह भी आकर के इन दोनों महान विभूतियों को पुष्प अर्पित करें। और कोई है बच्चों को? हाँ, कार्यक्रम के अगली कड़ी में प्रचारक राम नवल आकर के पुष्प अर्पित करें। कैलाश के नाव पहिया नमवा बोल दे, कोई फोटो बाकी जाएगा। ओ पर उपस्थित छात्र शुभम कुमार आकर के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित शिवम कुमार भी आकर के पुष्प अर्पित करें। अगली कड़ी में शिक्षकों के परम भक्त और शिक्षकों के परम शिष्य संजय कुमार यहाँ उपस्थित हैं, वो अभी आकर के पुष्प अर्पित करें। इसमें और कार्यक्रम के अंत में अभय विश्वकर्मा छात्र यहाँ उपस्थित हैं, आकर के इन दोनों महान विभूतियों को पुष्प अर्पित करें। हेलो, आज शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवर गाजीपुर के इस प्रांगण में आज 2 अक्टूबर 2020 के अवसर पर आज मैं इस सभा के लिए एक सभापति के रूप में मैं आदरणीय जयश्री सर जी को आमंत्रित करता हूं और मैं चाहूंगा कि ये सभापति पद जो है ग्रहण करें। मैं मार्शल की बातों का समर्थन करता हूं और उप सभापति पद की कुर्सी पर मैं आदरणीय सीताराम यादव जी जो शांति निकेतन
इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर के इस कुर्सी पर सुबोध हाँ। ठीक है, मैं भाई लाल बहादुर जी की बातों का को स्वीकार करता हूँ। अमरनाथ जी आवे और एक संगीत प्रस्तुत करें। अमरनाथ जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, उप सभापति जी, प्रधानाचार्य जी तथा इस विद्यालय के अध्यापक बंधु तथा प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के समक्ष आज 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां हो उसे क्षमा कीजिएगा। इससे पहले मैं गांधी जी के बारे में 2-4 शब्द आप लोगों को बताता हूँ। गांधी जी हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपने आप को एक तरह से न्योछावर कर दिए, यानी अपना सब कुछ त्याग दिए। उन्होंने यह प्रण कर लिया कि मैं अपने देश को आजाद कराकर ही रहूंगा, क्योंकि जब वे बचपन में पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार हम लोग हमारे देशवासियों के ऊपर किया करते थे, जिसे देखते हुए गांधी जी के मन में एक जो है ऐसा लगा कि हम अपने देश के प्रति कुछ करें, और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिन रात मेहनत करके कई बार वो जेल भी चले गए। बचपन बाल्यावस्था में ही वे जेल में चले गए थे अपने देश के, और इतना अथक प्रयास किए कि आज हम लोग आजाद हैं अपने देश में, और गोरे पापी यहाँ से भाग गए। इसी संदर्भ में मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। और देश के लिए बहुत उन्होंने पढ़ाई भी की, बहुत मेहनत की, तब जाकर आज हम लोग उनके जन्मदिन को भली भांति मनाते हैं और हर एक पर्व मनाते हैं। देशवा की रक्षा खातिर कईला पढ़ाई हो, देशवा की रक्षा खातिर कईला पढ़ाई। हरे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई, ओ हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई। देशवा की रक्षा तू कईला
सत्य अहिंसा पाठ सबके पढ़ाई, ओ सत्य अहिंसा पाठ सबके पढ़ाई। हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई हो, हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई। देशवा की रक्षा खातिर कईला पढ़ाई, देशवा की रक्षा खातिर कईला पढ़ाई। ओ हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई हो, हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई। सत्य अहिंसा के आप थे पुजारी, सामने न टिके दुराचारी। दुराचारी कौन थे? वो गोरे पापी। सत्य अहिंसा के आप थे पुजारी, सामने न टिके दुराचारी। अटल विश्वास देख गईल पराई, हो अटल विश्वास देख गईल पराई। हे हो गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई हो, हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई। देशवा की रक्षा खातिर कईला पढ़ाई, देशवा की रक्षा खातिर कईला पढ़ाई। अरे हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई हो, हे गांधी बापू तोहर याद बड़ी आई। बुरा मत देखो सुनो देहला विचार हो, कर देश तोहके नमस्कार हो। बुरा मत देखो सुनो देहला विचार हो, कर देश तोहके नमस्कार हो। देशवा की याद सबके मन में बसाई। आज अपने देश को हम लोग याद करते हैं तो गांधी जी की भी याद आ जाती है कि हमारे देश को गांधी जी आजाद कराए थे। कैसे? देशवा बुरा मत देखो सुनो देहला विचार हो, कर देश तोहके नमस्कार हो। हर देशवा का याद सबके मन में बसाई, देशवा का याद सबके मन में बसाई। अरे गांधी
जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में मैं चाहूंगा शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर के संस्कृत के विद्वान आदरणीय शिव कुमार दुबे जी आवे और इस 2 अक्टूबर जयंती के अवसर पर कुछ संबोधित करें। आदरणीय दुबे जी। लाल बहादुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को इतना भाग्यवान समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ, जो पूरे पृथ्वी का हृदय कहलाता है, और उस हृदय में उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे महान विभूति महात्मा गांधी जी और हमारे आदर्श प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी के आज जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम और साथ में इस देशवासियों के लिए उनके चरित्र की एक खास विशेषता को आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूं। उनकी विशेषता उस समय परिलक्षित होती है जब महात्मा गांधी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उस सफ़र में उनको फर्स्ट क्लास का टिकट प्राप्त हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर बैठे फर्स्ट क्लास के ट्रेन के बोगी में, तो उस बोगी से कोई अंग्रेज अधिकारी आया और वहाँ से उनको जो है उनके सामान सहित स्टेशन पर उठा करके फेंक दिया। जाड़े की रात थी और उस जाड़े की रात में वो जो है मुसाफिर खाने में स्टेशन पर रुके और ज्यों-ज्यों उनको ठंडी के प्रभाव से कष्ट प्राप्त होता था, त्यों-त्यों वो अपने कष्ट से यह अपनी प्रतिज्ञा जो हृदय में धारण किए उस समय, वह प्रतिज्ञा यह हमें आभास कराती है, हमें एक सीख देती है कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने उस समय पूरे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा किया। वही संकल्प की दृढ़ता हमारे प्रत्येक भारतवासियों के मन मस्तिष्क में सदा सदा के लिए विराजित हो कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सहारे दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के आधार पर हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान कराई और उसमें उन्होंने न जाने कितने दिनों उपवास भी रखा, शायद इसलिए कि अगर सुबह और शाम के समय भारत की जनता अगर दोनों टाइम भोजन करेगी तो और जिसके पास कुछ नहीं है उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए महात्मा गांधी एक समय जो है भोजन करते थे और वस्त्र भी वो कम ही पहनते थे कि मेरे द्वारा पहना गया वस्त्र अगर इस्तेमाल करने के पहले ही वो अगर बचा करके रखा जाएगा तो जो वस्त्रहीन मनुष्य हैं उनको जो है यह वस्त्र प्राप्त होगा। तो अपने दुख कर ले व्यक्ति और दूसरे को सुख पहुंचाए, यही महात्मा गांधी का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को प्रत्येक मनुष्य को मानना चाहिए और अपने जीवन में ढालना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ मैं शिव कुमार दुबे अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय शिव कुमार दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर के प्रबंधक आदरणीय सीताराम यादव जी से निवेदन करूंगा कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर कुछ अपने मुखार बिंदु से संबोधित करें। आदरणीय प्रबंधक जी।
बड़े सौभाग्य की बात है कि आज शांति निकेतन विद्यालय जेवल गाजीपुर के प्रांगण में दो महान विभूतियों की जयंती मनाई जा रही है। इसमें प्रथम महात्मा गांधी जी हैं, जिनको देश वाले बड़े प्यार से बापू जी कहा करते थे। जयंती हर लोगों की होती है, यहाँ तक कि हर जीव की जयंती होती है, किंतु कुछ ही लोगों की जयंती बहुत से लोग मनाते हैं। जिनका जैसा प्रभाव रहता है वैसी उनकी जयंती मनाई जाती है। हमारे देश में जयंतियाँ मनाने के धूम मची रहती है। कारण हमारा देश विभिन्नता में एकता संजोए हुए है। जैसे कुछ लोग हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो रामकृष्ण की जयंती मनाते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं तो ईसा मसीह को मनाते हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, वे लोग क्या नाम उनका है मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती मनाते हैं। इस तरह से उस धर्म में भी कई धर्म हो गए हैं। जैसे कबीर पंथ के लोग होते हैं, कबीर जयंती मनाते हैं और रविदास जयंती मनाते हैं। यह धर्म के अनुसार हिंदू धर्म के लोग ही मनाते हैं। कुछ मुसलमान में भी इस तरह से बहुत से पैगंबर माने गए हैं, उनको लोग मनाते हैं उनकी जयंती। तो इस तरह कुछ संख्या कम रहती है, लेकिन जो पूरे देश में जयंती मनाई जाती है वे सबसे महान माने जाते हैं, जिनमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद बहुत से नेता हैं, बहुत से समाज सुधारक हैं, बहुत से देश के लिए कुर्बानी अपनी दे दिए, उन सब की जयंती मनाई जाती है। और बहुत से लोगों ने देश के लिए अच्छा कार्य किया, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। जैसे भीमराव अंबेडकर, जो संविधान बनाकर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया है, उनकी महानता है, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। और दूसरे तरह से देखा जाए तो रविदास जयंती, भक्त शिरोमणि श्री रविदास जी की भी जयंती मनाई जाती है। वो भगवान में बहुत काफ़ी अपने प्रेम भाव, अपना लगन लगाए हुए थे, इसलिए वे महान कहे जाते हैं। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल या अन्य बहुत से ऐसे हमारे देश में वीर पुरुष, त्यागी पुरुष हुए हैं, जो देश के लिए बहुत कुछ कर डाले हैं, इसलिए उनका याद किया जाता है। तो जिसकी जितना पहुंच होती है, जिनका जितना अच्छा व्यवहार होता है, उतने अच्छे लोग मनाते हैं। गांधी जी का विचार पूरे संसार के लिए था, न कि भारत के लिए। वे अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे और सत्य बोलते थे, सत्यवादी भी थे, जो कि मानव की विकास के लिए बहुत जरूरी है। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, इसके द्वारा हम
समाज को सुख भी देते हैं, अपने को शांति भी मिलती है। तो इनमें महात्मा गांधी जी थे, जिससे कि वे सत्य और अहिंसा के बल पर चलकर, सत्य प्रतिज्ञा के बल पर चलकर इन्होंने अंग्रेज़ों से बिना तलवार ढाल के, बिना लड़ाई लड़े स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इनकी यह महानता है, बिना खून खराबा किए ये स्वतंत्रता प्राप्त किए, इसलिए ये पूजनीय है। एक आदमी एक देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए पूजनीय है, क्योंकि जब लड़ाई लड़ती है तो बहुत से लोग उसमें मारे जाते हैं, बहुत से लोग काटे जाते हैं, लेकिन ये बिना लड़ाई लड़े अपने देश को स्वतंत्र करा दिए। ये इसलिए ये महात्मा की उपाधि इनको मिली है, और ये महात्मा वास्तव में थे। इनका विचार था बुराई को त्यागना, बुराई को त्यागना और अच्छाई को ग्रहण करना। इसीलिए कहीं कहीं बात अब तो कम है, लेकिन बहुत पहले चर्चा में थी गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर, उसमें था कि 3 बंदर थे। एक अपनी आंख बंद करके बैठा था, वो कहता था कि हम किसी की बुराई नहीं देखना चाहते हैं। दूसरा कान बंद करके बैठा था, वो कहता था किसी की हम बुराई नहीं सुनना चाहते हैं। तीसरा मुंह बंद करके बैठा था, कहता था कि किसी की बुराई नहीं कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अगर सभी लोग दूसरे की अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को त्याग दें, तो सब में एकता आ जाएगी और सभी लोग महान बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम सभी लोग दूसरे की बुराई पर ही ध्यान देकर उसे उछालते हैं, उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि यह हमारी बहुत बड़ी कमी है, हमारी बहुत बड़ी कमी है। यह नहीं होना चाहिए। कहावत भी है, साधु ऐसा चाहिए या सज्जन ऐसा चाहिए, जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो जो अच्छी बात है उसी को ग्रहण करिए और बुरी बात को छोड़ दीजिए, कोई मतलब मत रखिए। किसी आदमी में 10 गुण हैं, उसमें अगर 2 गुण अच्छे हैं तो आप सभी लोग उसी गुण को ग्रहण करिए और शेष 8 गुण को छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा न करिए। क्योंकि जहाँ जहाँ उसकी इस चर्चा बुरे आदत को, बुरे काम को, गंदी बात को फैलाएं कहेंगे, उतना ही फैलती जाएगी, तो उसका प्रभाव अधिक बढ़ेगा। जैसे गंदा एक जगह है, उसे 2 खांची माटी डालकर, 1 फौड़ा माटी डालकर तोप दिया, काम खत्म हो गया। और उस गंदगी को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए हम सभी लोग, तो पूरा वातावरण गंदा हो जाएगा। इसलिए जहाँ आप सभी लोग देखें, हम देखें, जहाँ कहीं किसी में गंदगी, उसको उसी जगह छोड़ दो और उसके अच्छी चीज़ों को आप क्या करें, प्रसार प्रसार करें, फैलावें, उसको ग्रहण करें। तो जयंती मनाने का सही उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिसकी हम जयंती मना रहे हैं उसमें कौन कौन से अच्छे गुण थे जिसके कारण वो महान बना। प्रत्येक महापुरुष में तो नहीं, लेकिन अधिकतर महापुरुष में यह देखने की को बात मिलती है कि वे बड़े नीचे स्तर से उठकर बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। उनमें केवल एक ही बात होती है, ईमानदारी और लगन, ईमानदारी और लगन। इसमें महात्मा गांधी, लाल बहादुर तो है ही है, साथ ही अब्दुल कलाम बहुत साधारण परिवार का रहने वाले व्यक्ति थे, किंतु अपने ईमानदारी और परिश्रम के बल पर देश का सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति होता है उनको प्राप्त हुआ। और फिर इसके बाद वो सहर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद अपनी पुरानी बात पर जो अध्यापक का कार्य उनका था वो कर रहे थे। उसी बीच उनका देहांत हो गया और बहुत अच्छी मौत पाए। थोड़ा समय से पहले चले गए, 10 साल और रहते तो और अच्छा होता, लेकिन चले गए। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हमें उनसे सीखना चाहिए कि महान बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए हमें परिश्रम
करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी परिश्रम, ईमानदारी से परिश्रम, अच्छे काम के लिए परिश्रम, दूसरे की भलाई के लिए परिश्रम, देश की भलाई के लिए परिश्रम करें वो ठीक है। केवल अपना अपना मतलब जो है, अपनी अपनी बात हम कहें, अपना ही पेट भरने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार महात्मा गांधी का अगर हम लोग जीवनी मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, तो उनके सत्य और अहिंसा पर जरूर ध्यान रखें, तब तो उनकी सच्ची उनके लिए श्रद्धांजलि है। और नहीं तो भाई फिर तो वो फूल माला चढ़ा देते हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि कई जगह बताया गया है कि जो महापुरुष होते हैं, इस धराधाम पर आते हैं, वे अपने अच्छे अच्छे विचारों को, अपने उद्देश्य को दूसरे तक फैलाते हैं, बताते हैं, करते हैं। किंतु वे जब चले जाते हैं संसार को छोड़ करके, तो उनके जितने अनुयायी होते हैं उनमें अपनी अपनी ढपकी, अपनी अपनी राग, वो कुछ मानकर चलते हैं, वो कुछ मानकर जाते हैं। उनके पास 10 उद्देश्य थे, तो 10 अगर शिष्य हैं तो एक एक उद्देश्य लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी हामी भरना शुरू कर देते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे भक्त में हो। आज हम सुनते हैं कबीर पंथ, कबीर एक ही थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और उनके आज 15 संस्थाएं मताएं चल रही हैं कि नहीं इसमें यह मताधिकारी हैं, इसमें यह मताधिकारी, उनको यह है वह है, इस तरह करते रहते हैं और उसमें विवाद पैदा कर देते हैं। लेकिन असली बात जो उनकी थी कबीरदास की नहीं करते हैं। उसी तरह से ये महापुरुष जो महात्मा गांधी जी हैं, इनकी अच्छी बातें जो थी उसी को ग्रहण करें हम लोग। अरे कहने वाले तो संसार में जब पुरुषोत्तम श्री भगवान को नहीं छोड़े कुछ न कुछ कर देते हैं, तो महात्मा गांधी को और हमको आपको कहने में कोई बात नहीं है। लेकिन यह कहना नहीं चाहिए, जो हम वही हमारा निवेदन है, हमारा उद्देश्य है कि अच्छे गुण को ही ग्रहण करें। महात्मा गांधी में कितने अच्छे गुण थे, और उसका ग्रहण करके पूरा देश एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है, और नहीं तो फिर खंडे खंडे हो जाएंगे हम लोग। जैसे हमारा देश भारत पाकिस्तान बटा, उसमें खंडे खंडे हुए, उनकी मतों में विभिन्नता थी, और हम लोग बट करके आज आपस में लड़ करके परेशान हैं। किंतु अगर उनकी बात होती तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई कह करके ही अपना जीवन बिताए। लेकिन बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब नहीं लगा तो उसके लिए तो हम अकेले कुछ कर नहीं सकते, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ेगा। लेकिन जो हमारा सिद्धांत है, हमारा विचार है, वह यही है कि जिन भी ये महापुरुष तो लोग ही हैं, इनका जीवन तो है कि सत्य अहिंसा और सादा जीवन उच्च विचार, इनके बल पर ये लोग बड़े उन्नत किए, देश के में बहुत सुधार, अपनी उन्नत नहीं किए, देश में सुधार किए, देश का सुधार किए। और ईमानदार इतना रहे कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आता है कि वो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो रेल मंत्री बनाए गए, और किसी कारणवश, अब उनके वो तो ड्राइविंग कर नहीं रहे थे, वो पैटमैन तो थे नहीं, रेलवे इंचार्ज तो थे नहीं, लेकिन किसी गड़बड़ी के वजह से रेल में दुर्घटना हो गई, और वे कहे कि इसका जिम्मेदार केवल मैं हूँ और कोई नहीं, हमारे में कमी है, इसलिए हम उसमें सुधार नहीं सके, उसको कमी को बना नहीं सके, जिससे रेल दुर्घटना हुई, और उन्होंने तुरंत त्यागपत्र दिया। और आज की बात है, मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं इस पर बोल पाऊँगा कि, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, किसी का नाम नहीं लेकर कि एक बार नहीं, उसमें 18 गलतियाँ होती हैं किसी नेता में, किसी मंत्री में, किसी मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य बात को बता रहा हूँ कि वो लाख गलती लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं छोड़ दीजिए अपना पद, छोड़िए अपना पद छोड़िए, आप में एक गलती है वो गलती, लेकिन वो चिपके रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जबकि इतने ईमानदार थे लाल बहादुर शास्त्री को, बिना किसी के कहे क्या किए, त्याग पत्र दे दिए। वो इनकी महानता थी, इनकी ईमानदारी थी, इसी के बल पर चल करके ये देश के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किए, और करीब 2 वर्षों तक या जितना दिन का कार्यकाल रहा, हाँ, बहुत ईमानदारी के साथ बड़े लगन से ये देश की उन्नत किए। और इनका नारा भी था, जय जवान जय किसान।
क्योंकि वो जानते थे कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यदि इसमें किसानों की उन्नति नहीं की जाएगी तो अन्न कम पड़ेगा, भूखों लोग मरना शुरू कर देंगे। इसलिए वो जय जवान जय किसान, और जवान के लिए इसलिए कहा कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो उस पर चारों तरफ से लोगों की आंख लगी हुई थी, हमारे देश की कोई सुरक्षा नहीं थी, तो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जवानों को प्रोत्साहित किया और देश में अधिक अन्न पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। इसलिए कहा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। उनका सादा जीवन इतना था कि वे प्रधानमंत्री होने पर भी अपनी धर्मपत्नी के साथ दिल्ली के प्रधानमंत्री भवन में रहते थे, किंतु खाना बनाने के लिए उनकी धर्मपत्नी ही उनके साथ रहती थी और उनका साधारण भोजन एकदम था। हम तो देखे नहीं लेकिन सुने हैं भाई, सुनी सुनाई बात है, और ये लगता है भी देखने में, क्योंकि कुछ बातें प्रत्यक्ष मिली कि साग रोटी को बनाकर खाते थे। कहते थे हमारे भारतवासियों को अगर साग रोटी सबको मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उस समय इतना अकाल और सूखा और इतनी परेशानी थी कि सबको साग रोटी भी मिलना मुश्किल था। इसलिए साधारण ढंग से साग रोटी उनकी धर्मपत्नी बनाती थे और उसी को खाते थे, और विशेष उनका कोई प्रबंध अपने के लिए नहीं चाहते थे। जैसे इस समय अब्दुल कलाम जी थे, राष्ट्रपति भवन में गए। अच्छा, ये बात मत कहिएगा गांधी जी के मैं उसको क्यों कह रहे हैं, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं कि अब्दुल कलाम भी देश के बड़े ही देशभक्ति के व्यक्ति थे, और उन्होंने एक बैग लेकर के, एक झोला लेकर के, उसमें कपड़ा एक सेट था, उसको लेकर के और 2-4 किताबें लेकर ये राष्ट्रपति भवन में गए। और 5 साल का कार्यकाल बिता लेने के बाद, चूँकि भाई खाना तो इनको सरकारी मिल जाता था, इनके पास कोई औरत बच्चे थे नहीं, तो 5 साल के बाद जब निकले तो वही झोला और वही कपड़ा, यानी 5 साल कपड़ा भी बदल दिए। नहीं, जो 2 कपड़ा लिए थे, कपड़ा पहने थे, 3 कपड़ा था, लोग बताते हैं कि उसी कपड़ा को अपना पूरे राष्ट्रपति तक जब तक रहे तब तक उसको बिताए, और फिर वही बैग, वही उतना ही कपड़ा लेकर वो राष्ट्रपति भवन से निकले। और आज कोई 1 महीना के लिए हो जाता है, 2 महीना के लिए हो जाता है, किसी पद पर आ जाता है तो उसके तमाम कई ट्रक, कई गाड़ियाँ हो जाती हैं, कई कितने सामान उनकी हो जाती है, लेकिन वे रहे तो मतलब उनका सादा जीवन था, सादा जीवन उच्च विचार था। और इसी पर एक बात याद आती है, एक दिन मोबाइल में हम सुन रहे थे, साईं उतना जीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा जाए। ये तो इन लोगों, इन 2 महाभूतियों के सिद्धांत, अब्दुल कलाम के सिद्धांत और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि साईं उतना जीजिए जिसमें 7 पीढ़ी खाए, साईं उतना दीजिए जिसमें 7 पीढ़ी खाए, मैं भी खाऊं और मेरी 7 पीढ़ियां भी खाएं। मतलब वो, और ना मैं भी खाऊं और देश भक्खर में जाए, इस तरह बात थी। तो वो देश के लिए कुछ नहीं लोग करते हैं, अपने लिए जो है सो अपने लिए करते थे। भला बताइए इनका कितना सादा जीवन था लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि इनकी औरत खाना बनाए और साग रोटी खाते थे। इसको हम इस तरह मान लेते हैं कि नहीं, एक को खाए हैं, देखे तो नहीं है, उसका प्रमाण हमको ये मिलता है कि अभी हम इनका घर देखे थे। इनका घर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, हम तो खाना नहीं देखे, लेकिन इनका घर देखे थे मुगल सराय में, कच्चा था, खपरेल का था। भला बताइए जो कई साल तक विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब मर गए तब भी इनका घर क्या था? कच्चा था। बाद में सरकार जी, हाँ, बाद में बहुत सूझबूझ वाले जो नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अपने कोष से या किसी तरह से उसको बनवा कर इनका घर पक्का किया इनके बाल बच्चों के लिए। तो इसको बात को हम मान लेते हैं कि नहीं, इनका जो जीवन था सादा जीवन उच्च विचार था। तो हम भी आप लोगों से और अपने पूरे विद्यालय के
अध्यापकों से, अभिभावकों से, बच्चों से, क्षेत्रीय जनता से, या जितने भी लोग इस बात को हमारे सुनेंगे, उससे हम यही निवेदन करेंगे कि ये लोग महान पुरुषों की उद्देश्यों, उसके विचारों का अमल करें, न कि उसके नाम पर अपनी राजनैतिक, धार्मिक रोटी सेक करके अपना पेट पाले। और वही है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाज की जगह पर साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, और क्या है, मैं भी भूखा न रहूं साईं भूखा न, ये बात होनी चाहिए। लेकिन लोग करते क्या हैं कि साईं उतना दीजिए जिसमें 7 पीढ़ी ले खाए हैं, मैं भी खाऊं और देश भक्खर में जाए। तो इस तरह से अपने देश को बचाने के लिए सभी लोग अगर तैयार हो जाएंगे तो भाई हमारा देश सुधर जाएगा, सुधरेगा, निश्चित सुधरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहावत है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमें दूसरे की बुराई पर, दूसरे के लुटाई पर, दूसरे की छिनाई पर नहीं ध्यान रखना चाहिए। हम जो कह दिए वो तो भाई मोबाइल में बात थी इसलिए कह दिए कि देखे थे इस तरह से भी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं आज के राजनेताओं की। हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे उसकी अच्छी अच्छी बातों का आप लोग ग्रहण करें और वही नियम लगा कर कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। निश्चित रूप से एकाएक एक एक आदमी सुधरेगा तो पूरा संसार, पूरा भारत, पूरा संसार सुधर जाएगा और सभी लोग खुशी रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज गांधी जयंती और महात्मा लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक थपोरी मत बजा बाबे, सत्यम को बुलाना चाहते हैं। ये बच्चों की जो 2 लाइन कविता कह रहा है उसमें पूरा गांधी जी के बापू थे ताकत के पुतले, बापू कभी न हिम्मत हारे, बापू आँखों के थे तारे, बापू सदा सत्य अपनाते, बापू सच्ची राह दिखाते, बापू हम हैं एक सिखाते, बापू सबको गले लगाते बापू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यह बताया गया है, इसमें बहुत सी बातें गांधी जी के बारे में हम आप लोगों से बताए, लेकिन यह जितनी बातें इसमें हम नहीं बता सके। और हमें वही बात है, न तो यहाँ के प्रबंधक से मतलब है, न यहाँ के परिचारक से मतलब है, न हेडमास्टर से मतलब है, न कोई ऊंचे पद से मतलब है, कोई नीचे पद से मतलब है। शुरू से ज़मीन से लेकर तीसरे मंजिल तक जो भी हमारी सेवाएं हम तैयार हैं। अच्छा, अब निवेदन मैं कर रहा हूँ कि इस कविता का जो भाव है, अर्थ है, ये अध्यक्ष महोदय अपने भाषण में थोड़ा दे देंगे तो इसका और प्रचार प्रसार महात्मा गांधी जी का हो जाएगा, क्योंकि हम इतना सब नहीं बता सके हैं, क्योंकि हमारे जी में बहुत काम रहता है। हम तो इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, कुछ बातें भूल भी जाते हैं। तो अब समय कम है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय इस बातों को समर्पित। हेलो, निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर के अध्यापक आदरणीय आलोक सर जी, जो फिजिक्स और मैथ के विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने मुखारबिंद से संगीत प्रस्तुत करें। आदरणीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, प्रधानाचार्य, अन्य शिक्षक बंधु, अनुपस्थित भाइयों, मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी गीत गाने जा रहा हूँ। उसमें जो भी त्रुटियां हों उसे क्षमा करने की कृपा करें। इन महापुरुषों को सत सत प्रणाम है। ये महात्मा गांधी जी हैं और इनके बगल में लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इनको कोटि कोटि प्रणाम। धरा बेच डालेंगे, गगन बेच डालेंगे, धरा बेच डालेंगे, गगन बेच डालेंगे, वतन बेच डालेंगे, चमन बेच डालेंगे। आजकल इन चंद नेताओं के लिए है,
धरा बेच डालेंगे, गगन बेच डालेंगे, वतन बेच डालेंगे, चमन बेच डालेंगे। अरे गांधी बाबा, अपने चेलों से सावधान रहना, वरना ही तेरे ही नाम पर तेरा कफन बेच डालेंगे। जो हमारे बच्चे हम लोगों के बीच में नहीं है आज रहते तो इस प्रोग्राम का आनंद कुछ और होता। तो इन बच्चों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं। तुम भारत के कल के रक्षक, कल के पहरेदार हो। तुम भारत के कल के रक्षक, कल के पहरेदार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। तुम भारत के कल के रक्षक, कल के पहरेदार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। उठो कि जो सूरज उठता है, चलो कि जो तूफान चले। हंसो कि जो चंदा मुस्कुराता नीली गगन में शाम ढले। तुम कलियों की अंगड़ाई हो, फूलों का श्रृंगार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। प्यार लुटाओ गली गली में, खेतों में, खलिहान में। एटम बम से बहुत बड़ी यह ताकत है इंसान में। जिस दिन प्यार लुटावे धरती, उस दिन नई बहार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। आज यमन की इस धरती पर कोई डाकू चोर न हो। आज यमन की इस धरती पर कोई डाकू चोर न हो। कह दो जग से आज हमारी सीमाओं पर शोर न हो। वीर शिवा का साथ हो तुम, वीर शिवा का साथ हो तुम, राणा की तलवार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। तुम भारत के कल के रक्षक, कल के पहरेदार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। इसीलिए तो कहता हूँ कि भाई भाई में प्यार हो। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर को, जो अपने गीत के माध्यम से और प्राचीन के बारे में, उन नेताओं के बारे में बताया जो आज लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। जिस लोकतंत्र की खोज लोगों ने शहीदी दे करके प्राप्त की, आज वह लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है वर्तमान के नेताओं के लूट खरोच से। आज 191
जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के इस अवसर पर मैं इन हिंदुस्तान की महान विभूतियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इनको हमेशा कोटि कोटि प्रणाम करेगी और इनके विचारों का अनुगमन करेगी। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर मैं कुछ बातें गांधी जी के बारे में और कुछ बातें जो है शास्त्री जी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब यह है, गांधी जी हिंदुस्तान के जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं वह गुजरात है। जहाँ से अंग्रेज प्रवेश किए थे वहीं से गांधी जी बिलोंग करते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। शेष बातें सर जी गांधी जी के बारे में बताएंगे। मैं केवल इनके विचारों और उद्देश्यों के बारे में बता रहा हूँ कि गांधी जी जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो मध्यम क्लास के विद्यार्थी थे, काफी सोच ऊंची नहीं थी। ये जो थे मध्यम क्लास के थे और इनका विचार समाज सेवा और राजनीति की ओर झुकाव था। इसीलिए इन्होंने जो है लॉ किया, लॉ के माध्यम से हम देश सेवा करेंगे, गरीबों का उन जिनके साथ अन्याय होता होगा उनका निश्चित रूप से हम न्याय कराएंगे। उनका यही सिद्धांत था कि हम तब तक विरोध करते रहेंगे अन्याय का जब तक उनको न्याय नहीं प्राप्त हो जाएगा। ला करने के बाद यह हिंदुस्तान आते हैं। किसी वरिष्ठ वकील के अंडर में यह वकालत करना प्रारंभ कर देते हैं। वकालत जब प्रारंभ करते हैं तो इनको जो वरिष्ठ वकील थे वे जो है उनको हर सीजीएम के यहाँ कहीं अन्य कोर्टों में जो भेजते थे कि जाओ और वहाँ से ये तारीख लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ, क्योंकि वह बहस के लिए उनको कोई फाइल नहीं देते थे। कहने का मतलब जब भी कोई जूनियर वकील जब वकालत के लिए जाता है तो पहले प्राथमिक रूप से यही सब कार्य होता है। तो गांधी जी सोचते हैं कि हमने लॉ किया, तमाम चीजें की, लेकिन उस जज के सामने बहस कैसे होगी। बहस करने का साथ भी नहीं जुटा पाते थे और कोई हार के लिए फाइल भी उन्हें सौंपता नहीं था। उस जमाने में ऐसा था कि जो मुकदमे थे वे मुकदमे किसी ठेकेदार के माध्यम से किसी वकील को दिया जाता था। ठीक बड़े बड़े ठेकेदार थे जो मुकदमा को अपने हाथ में लेते थे और लोगों को, अच्छे अच्छे वकीलों को वह सुपुर्द करते थे। इसी तरीके से गांधी जी को एक मुकदमा मिला, वह जाना था साउथ अफ्रीका में। उसकी वकालत करने के लिए, उसकी बहस करने के लिए, पैरवी करने के लिए साउथ अफ्रीका जाना था। तो 1853 में एक एजेंट के माध्यम से गांधी जी को ये मुकदमा मिलता है, किसी एक मुसलमान का था, और वहाँ सहर्ष तैयार हो जाते हैं गांधी जी, चूँकि गांधी जी गरीब परिवार से नहीं थे। इनके पिता जो थे काठियावाड़ के एक दीवान थे। इस तरीके से वो धन की कमी नहीं थी, सही तरीके से जीवन चल रहा था। गांधी फर्स्ट क्लास का टिकट कटवाते हैं और अपने वकालत को चलाने के लिए वह साउथ अफ्रीका जाते हैं। वह जाएंगे तो हमें बहस करने के लिए मिलेगा। यहाँ के वकील जो है हमें बहस करने के लिए नहीं देते हैं, तो कम से कम वहाँ तो एक मौका मिलेगा हमको बहस करने का, या हारे या जीते।
इस खुशी से वो फर्स्ट क्लास का टिकट कटवाते हैं और 1 नंबर के डिब्बे में बैठ करके वे साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं 1893 में। 21 वर्ष का समय साउथ अफ्रीका में गुजारते हैं गांधी। बीच बीच में घर भी आते रहते हैं, लेकिन अधिकतम समय साउथ अफ्रीका में ही बिताते हैं। मुकदमा जाने के बाद रेलगाड़ी में ही दुर्घटना घट जाती है। काले गोरे का भेद बहुत पहले से चला आ रहा था। 1776 से साउथ अफ्रीका, यहाँ अमेरिका में गोरे काले का भेद, साउथ अफ्रीका में गोरे काले का भेद, हिंदुस्तान में गोरे काले का भेद, लगभग अंग्रेजों का जो शासन था वह लगभग विश्व के देशों पर कब्जा था। मैं इतिहास नहीं बताना चाहता हूँ, गांधी के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बात आ जा रहा है। तो गांधी जी को डिब्बे से वह बेकदरी तरीके से हटा दिया जाता है। अंग्रेज जब काले को देखते हैं तो कहते हैं तुम कैसे इस डिब्बे में चले आए, विरोध करते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं। और गांधी को भी इंग्लिश बखूबे अच्छी आती है। बेशक इन विदेशी भाषा है, लेकिन गांधी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और ये भी अच्छे तरीके से उनका विरोध करते हैं। चूँकि परिवार में अच्छा खासा थे, कभी गरीबी झेले नहीं थे, लेकिन गरीबी देखे थे, झेले नहीं थे। इस तरीके से गांधी जो है बखूबी से उनसे लड़ते हैं। लड़ने के बावजूद विरोध जब जबरदस्त होता है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उन्हें एक स्टेशन पर उस गाड़ी से धकेल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं फेंक दिया जाता है, जो भी कुछ मान लीजिए उनके साथ होता है। चूँकि संख्या ज़्यादा है, इस तरीके से गांधी वहाँ जो है वहाँ से कुछ ही दूर जाना था और वहाँ वह एक बग्गी पर बैठते हैं कि चलिए अब हम बग्गी से चले जाएंगे, विरोध करने से कोई फायदा है नहीं, मार खाना होगा। बग्गी पर बैठते हैं, बग्गी टोटल खाली थी। पहले फर्स्ट जगह पर बैठते हैं, धीरे धीरे जब बग्गी भरने लगती है तो लोग उनको पीछे हटाते जाते हैं, गांधी पीछे करते जाते हैं। अंतिम समय में जब बग्गी चलने को होती है तो वे जो है उस पायदान पर आ जाते हैं जहाँ पर पैर रखा जाता है। इस तरीके से उनको बहुत फीलिंग महसूस होता है। जाते हैं, वहाँ की सारी स्थिति को देखते हुए वहाँ की गोरे काले का भेद का विरोध करते हैं और वहाँ उस चीज़ को हटाते हैं। 21 वर्ष के बाद वह हिंदुस्तान 1914-15 को वापस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं 14 को और कहीं कहीं प्रमाण मिलता है 15 को। जब साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के बाद, काले गोरे का भेद मिटाने के बाद जब हिंदुस्तान गांधी आते हैं तो मुंबई स्टेशन पर उनका बखूबी से स्वागत होता है और हिंदुस्तान इधर जो है तमाम संकटों से जूझ रहा था। गरीबी चरम सीमा पर थी, अंग्रेज लूट रहे थे। इस तरीके से चंपारण पहले आते हैं तो 1916 में, 15 में आते हैं, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ठिकाना बनाते हैं रहने का। इस तरीके से यह आंदोलन, तमाम आंदोलन करते हैं। आंदोलन करते करते देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर हो गए। 1919 में मैं तमाम बातों को काटते हुए 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गांधी जी का हृदय पिघल गया। जैसे कुछ लोग ने कहा कि नहीं ये अंग्रेजों के चहेते हैं, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। इनका सत्य, अहिंसा है ना, और असहयोग, यही एक जो है आधार था। इस आधार से लड़ने के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। इस आंदोलन
जब 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय गांधी जी का हृदय पिघल गया और इस निर्मम हत्या को देखते हुए अंग्रेजों का विरोध करना इनके दिमाग में आ गया और वहीं से जो है यह विरोध जमकर करना शुरू करते हैं और अंग्रेजों का 1920 में असहयोग आंदोलन को फान देते हैं। असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा कांड के रूप में यह हिंसा में बदल जाता है। हिंसा में बदलने के बाद जो है गांधी जी इस आंदोलन को रोक देते हैं। चौरी चौरा कांड में जब पूरे हिंदुस्तान में जब समूह समूह बना करके आंदोलन चल रहे थे, तब उस रास्ते से गोरखपुर में चौरी चौरा एक स्थान पड़ता है। उस स्थान पर जो है एक मीटिंग रखते हैं लोग। उस मीटिंग में कुछ जवान जा रहे थे, जवान का मतलब नौजवान जा रहे थे, तब वहाँ कुछ बोलियां बोले और वहाँ उस जो थाना था वह थाना के सिपाही उसको घेर करके मार देते हैं। और यह बात उस मीटिंग में जाती है, कोई नेतृत्व करने वाला कोई बुजुर्ग नहीं था। इस तरीके से और एक आवाज निकलती है, थाना फूंक दो। वह याद नहीं है कि गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन है, कहीं रुक न जाए, यह तो दिमाग में था नहीं। आक्रोश पैदा होता है। इस आक्रोश से वे लोग जो है उस थाने को फूंक देते हैं। 22 सिपाही का नाम आता है कि जिंदा जल गए, कहीं कहीं 6, कहीं कहीं 22 आता है, जो भी मान लीजिएगा। इस तरीके से आंदोलन का पता जब गांधी को लगता है कि इस तरह से हिंसात्मक हो गया है, तब जो है यह असहयोग को बंद कर दिए। इस तरीके से गांधी का जो यह विचार था देश के प्रति, बहुत ही इनका योगदान था। अब थोड़ा सा हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता रहा हूँ। बातें तो बहुत है लेकिन समय कम है। इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद, राम दुलारी देवी इनकी माता का नाम है। हमारे ही जनपद के बगल में मुगलसराय में इनका जन्म हुआ था। सिंपल परिवार के थे। शिक्षा दीक्षा लगभग काशी विद्यापीठ में हुआ था, हरिश्चंद्र विद्यालय में विद्यापीठ में हुआ था। और मैं शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा 2 लाइन। क्योंकि द्वितीय प्रधानमंत्री के जमाने में यह देश गरीबी से जूझ रहा था। अभी हाल में स्वतंत्र हुआ था 50 में। इस तरीके से खाने पीने की बहुत खाद्यान्न सामग्री तो थी नहीं, तो गरीबी थी। और 62 में चीन ने आक्रमण बोल दिया, ऐसे देश जूझता रहा। और 65 में जो है पाकिस्तान जो है भारत में युद्ध बिना कुछ कहे सुने हुआ युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। यह कार्यकाल को झेलते हुए यह बखूबी से युद्ध करते हैं और यह कहते हैं शास्त्री जी कि मरो नहीं मारो। उनका नारा 2 ही था, जय जवान जय किसान। जब गरीबी की बातें चल रही थी, भूखमरी थी, तो जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। काहे लिए भाई? इसलिए कि जवान सीमा पर रक्षा करें अपने तरीके से, और किसान अनाज पैदा करें, अधिक से अधिक अन्न पैदा करें। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम विदेश से अन्न खरीदेंगे, जो प्राप्त होता है उसी को खाओ। उन्होंने कहा, लोगों ने रोटी की मांग की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक टाइम उपवास करो, साग अधिक से अधिक खाओ। उनका यह था जय जवान जय किसान। और सीमा के लोगों को, जवानों को उन्होंने कहा मरो
नहीं मारो, यह लाल बहादुर शास्त्री का था। और मैं लास्ट में यह कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भी जो कुछ कोई कह ले कर ले, लेकिन जब जब देश पर संकट का बादल छाया होगा, हिंदुस्तान में हमारे देश के सपूत पैदा होंगे, अपनी कनिष्ठा पर गोवर्धन धारण करके देश की रक्षा करेंगे, किए थे, करेंगे भी। और जब जब अनाचार का बीज प्रभावित होगा, तब तक नीलकंठ की भांति हंसते हंसते उसका पान कर जाएंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इन विभूतियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। आज की शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवन गाजीपुर आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मैं आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय जयश्री सर जी को आज इस अवसर पर संबोधित करने और सभा को समापन करने का निवेदन करूंगा। आदरणीय जयश्री सर। निर्माता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देश के सजग प्रहरी, सत्यता के दूत और सादगी के प्रतीक, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, शांति निकेतन विद्यालय के संस्थापक आदरणीय मास्टर साहब जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज विद्यालय प्रांगण में 2 अक्टूबर का राष्ट्रीय पर्व, जिस तिथि को हमारे देश में भारत माता ने अलग अलग तिथियों और एक वर्ष अलग अलग में इन 2 महान विभूतियों और सपूतों को पैदा किया था। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आता है, जो 2 अक्टूबर सन 1869 को हमारे देश में गुजरात प्रदेश के काठियावाड़ पोरबंदर नामक स्थान पर पैदा हुए थे। गांधी जी पराधीन भारत में पैदा हुए। इस पर आप सभी लोगों ने बहुत कुछ प्रकाश डाला। मुझे विशेष नहीं कह करके यह कहना है कि इनके दिल में अंग्रेज अत्याचारियों के द्वारा जो हम भारतीयों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, गोरे काले का भेद का वातावरण जो प्रस्तुत किया जा रहा था, एक उफान आया। इन्होंने अपने देश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वकालत और बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से पढ़ करके आते हैं। तो सबसे पहले ये सुन रखा था कि दक्षिण अफ्रीका में हम भारत के लोगों के साथ वहाँ अंग्रेज तमाम अत्याचार कर रहे हैं। हमारे देश की निरीह जनता अफ्रीका में जाकर के कुली का काम करती थी, उनके साथ पशुवत व्यवहार होता था। सन 1893 में ये भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ
क्रांति आंदोलन छेड़ने के बाद 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आते हैं और भारत वापस आकर के 1921 में हमारे देश में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं और स्वतंत्रता का बिगुल बजा करके देश की, भारतवर्ष की जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को संगठित किया। गांधी जी को भारत में रहने वाले विभिन्न धर्म के, जाति के लोग चिट्ठी लिखते थे कि हे गांधी, हिंदू कहता था कि आप मुसलमान को एक कर रहे हो, तो बताओ, गाय हमारी माता है, मुसलमान उसका वध करता है, हम उसके साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चलो। मुसलमान लोग चिट्ठी लिखते थे कि हे गांधी बाबा, हिंदू जो है मूर्ति पूजक है, मूर्ति की पूजा करते हैं और हम निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, बताइए कैसे होगा। ईसाई लोग भी ऐसे चिट्ठी लिखते थे। कलकत्ता में गांधी जी ने एक सभी जातियों की सभा बुलाया और सभा बुला करके कहा, समझाया कि जो कर्म तुम्हारा है उसको भारतीय कर्म, भारत माता को आजादी दिलाने का कर्म करो, धर्म को अपने अपने मानते रहो। हम तुम्हारे धर्म पर कोई आंच नहीं आने दे रहे, जो जिस धर्म को मानता है माने, लेकिन भारत माता को इन अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का काम एक मंच पर करो। तो 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन करके पूरे देश में स्वाधीनता पाने का बिगुल बजाया। इसके बाद 1918 में बिहार प्रांत के चंपारण जिला में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। वहाँ किसान नील की खेती करते थे, अंग्रेज लोग ब्रेक लगाते थे। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कर दिया। वह आंदोलन नील किसानों की क्रांति के रूप में पैदा हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया कि हे सरकार, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, हमारा जांगर, हमारा ज्ञान, हमारा धन लेकर के तुम हमारे ऊपर शासन करते हो और हमको कुचलते हो, तो हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने सरकार के खिलाफ सहयोग न करने का बिगुल बजाया। इसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा, दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, और देश की दशा दिन प्रतिदिन उन क्रूर अंग्रेजों के द्वारा कुचलती जा रही थी। अनेकों बार हमारे देश के नेता जेल गए, फांसी हुई, गोली खाए। तो 1942 में इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ दिया और इन अथक प्रयास और के द्वारा उन्होंने 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजों के हाथ से मुक्त करा दिया। लिखा गया, दागीन कभी बंदूक तलवार न चलाई। किसी कवि ने लिखा है कि हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपने दागीन कभी बंदूक तलवार न चलाई, सत्याग्रह आंदोलन के बल पर अंग्रेज को भगाई। मैं पीछे कई बार आप लोगों को बताया कि अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रसंघ रूस में सभा हो रही थी। असंख्य कुर्बानियों के बाद गांधी जी देश के अगुआ थे। भारत को आजादी दिलाने के लिए वहां बुलाया गया। पूछा गया कि बाबा गांधी क्या चाहते हो। गांधी जी 108
मांग मांग करके लंबे पन्ने पर पेश किया पंचायत में। जब वह 108 प्रश्न पढ़े गए तो अंग्रेज सरकार का मालिक भड़क गया और राष्ट्रसंघ के अध्यक्ष से कहा कि हम इतनी मांग नहीं देंगे। तो गांधी जी कहे भाई कोई क्या मांगोगे करोगे? कहा कि अंग्रेज ने कहा कि एक मांग मान लेंगे। गांधी ने लघु शंका करने का छूट लिया और मूत्रालय में गए आए और लघु शंका किए। इतने में उन्होंने सोच लिया, मैं इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इतने बड़े देश को आज़ादी दिलाने के लिए इस महान विभूति की कितनी बड़ी खोपड़ी थी। इन्होंने आकर के कहा कि पंचों, मैं ये चाहता हूँ कि हिंद महासागर और अरब महासागर के उस पार ये चले जाएं और इस पार हम रहेंगे। इतने में ताली बजती है, अंग्रेज अपने हाथ की उंगली दांत से दबा लेते हैं कि हमको तो इस समुद्र डांकने नहीं दिया, भगा दिया ऐसे ही। देश स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त को रात के 12:01 पर देश स्वतंत्र हो गया। तो ये गांधी जी जन्म के बारे में आप लोगों ने बता ही दिया। अब कविता जो बच्चा ने गाया है उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। बच्चा गाया था, ये हम लोग बचपन में प्राइमरी स्कूल में इस कविता को पढ़े थे। सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता है, हम लोग पढ़ते थे उस समय। तो आया था कि हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, लगते तो थे दुबले बापू, थे ताकत के पुतले बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू, आंखों के थे तारे बापू, सदा सत्य अपनाते बापू, सच्ची राह दिखाते बापू, हम हैं एक सिखाते बापू, सबको गले लगाते बापू। इन पंक्तियों का अर्थ हिंदुस्तान में रहने वाले समस्त जाति और धर्म के लोगों के लिए संदेश था। सभी लोग लिखा कि कवि ने लिखा कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े उसी में कोटि पग। गांधी जी जिधर जाते करोड़ों भारतीय जनता उनके पीछे पीछे चलती थी। तो कवि ने कविता के माध्यम से हमारे देश की जनता को संदेश दिया कि हे राष्ट्रपिता बापू, आप स्वतंत्र भारत की नींव नहीं डाले। यह कविता स्वतंत्र भारत के बाद की है। हम सबके थे प्यारे, सबके यानी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के प्यारे थे, सारे जग से न्यारे बापू। आपका किसी से कोई लेना लादना, बड़ा छोटा ऊंच नीच छूत अछूत का कोई भेदभाव नहीं था। आप इसके न्यारे माने अलग थे। तीसरी लाइन है, लगते तो थे दुबले बापू। शरीर से गांधी जी दुबले पतले थे, इनको बीमारी हो गई थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बकरी का दूध का सेवन करिए। गांधी जी जहाँ जाते थे बकरी ले जाते थे, बकरी पाल रखे थे, बकरी का दूध पीते थे। शरीर से दुबले पतले थे, लाठी लखटी लेकर चलते थे वृद्धावस्था तक। और कभी न हिम्मत हारे बापू। इतनी बड़ी अंग्रेज बाहिनी जो 20 देशों में भी आया है भाषण में मार्ट साहब के द्वारा कि अंग्रेजों का शासन 20 देशों में था, लेकिन गांधी जी उस अंग्रेज शक्ति ताकत के आगे कभी अपनी हिम्मत में साहस को नहीं हारा। आंखों के थे थारे पर, यानी जितने जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे सबके आंखों के तारे मुहावरा पेश कर दिया गया इस पंक्ति में। सबको प्रिय लगने वाला, सदा सत्य, सत्य और अहिंसा दो धर्म था इनका।
तो सदा माने हमेशा ये सत्य बोलते थे, सत्य का मार्ग चलते थे और समस्त भारतीयों के सत्य बोलने और अहिंसा, अहिंसा माने जीवों पर दया करो का सिद्धांत इन्होंने दिया। सच्ची राह दिखाते, देश के लोगों को गलत रास्ते पर माने बंदूक तोप चलाने की राय नहीं देते थे, सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों का मुकाबला करते थे। हम हैं एक सिखाते बापू, देश में रहने वाले प्रत्येक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों को कहते थे कि हम भारतीय हैं, हम भारत माता के सपूत हैं, हम जाति और धर्म से बिल्कुल दूर हैं। सबको यही सिखाते थे, हम सब एक हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम अल्लाह की संतान हैं। सबको गले लगाते। जो गांधी जी के दरबार में गया, उनके सामने मिला, बड़े प्रेम से भावुक होकर उसको गले से गले लगाते थे। उदाहरण आता है पुस्तकों में कि गुजरात प्रांत में साबरमती में गांधी जी का आश्रम था। माता कस्तूरबा और गांधी जी उसमें रोगियों की सेवा करते थे, कोढ़ियों की सेवा करते थे। जो वहां पहुंच जाता था ये घृणा नहीं करते थे, अपने हाथों से उसकी सेवा, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था करते थे। तो हमको, आपको, मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक भाइयों, यह सोचना है कि इतनी बड़ी आत्मा सिवा ईश्वर के अलावा किसी और में नहीं हो सकती है। तो गांधी जी कोढ़ियों का के अंदर जो जूं कीड़ा पड़ जाते थे अपने हाथों से निकालते थे। माँ कस्तूरबा उनकी भोजन की व्यवस्था करती थी। तो ये गांधी जी का सिद्धांत था, गांधी जी की सेवा थी। अब गांधी जी हमारे बीच से सन 1948 30 जनवरी सन 1948 को चले गए। कैसे चले गए? इतनी बड़ी महान विभूति जो विश्व के लिए पूजनीय थी, भारत की नहीं, विश्व के लिए पूजनीय थी, वो कितने सस्ती मौत के घाट उतर रहे हैं। पूजा करने जा रहे थे, गिरजाघर में पूजा करने जा रहे थे। भाई आलोक जी कहाँ हैं? इस गीत के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है खास तौर से, तो उस गीत को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मंच के माध्यम से। धोखा से मारल गईले गांधी जी का जनवा हो, पूजा कर जात रहवे बिरला भवनवा हो, रहिया में छूटल छिपल रहले नाथु दुश्मनवा हो, एक गोली मरले नाथु दूया गोली मरले हो, तीसरी से निकल गईले गांधी जी के परनवा हो। रेडियो से खबर भइली सागरो जहानवा हो, सुनी के खबरिया रोए गांधी जी के नाती रोए, रोए हिंदुस्तानवा हो, धोखवा से मारल गईले गांधी जी के जनवा हो। करोड़ों करोड़ जनता जिस महाविभूति के पीछे चल रही है, वह महान विभूति एक साधारण नाथूराम गौडसे के हाथ के गोली का शिकार हो गए और उन्होंने राम राम कहा
और हिंदुस्तान के लोगों को कहा कि उस हमारे हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा न दी जाए, क्योंकि उसके हाथ से हमारी मौत लिखी थी। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने सोचा कि हमारे नेताजी महापुरुष की हत्या करने वालों को अगर हम छोड़ देते हैं तो आज नहीं कल भविष्य में लोगों को अनायास ही मार फेंकेंगे। इसलिए नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई और वह पिस्तौल आज भी हमारे संग्रहालय में बंद है। आप सब लोग उसकी जानकार हैं। तो गांधी बाबा की ये कहानी गई। अब इन्हीं शब्दों के आगे मैं अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पर बोल रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म आपने बताया कि मुगल सराय में हुआ है। ये प्राथमिक माता दुलारी देवी बाल्यावस्था में साथ छोड़ देती हैं। शास्त्री जी का पालन पोषण नाना के घर रामनगर में होता है और रामनगर से उस पार जाकर के ये आपके हरिश्चंद्र विद्यालय से इंटर तक परीक्षा लेते हैं। गांव की परीक्षा रामनगर प्राइमरी स्कूल, हरिश्चंद्र ने इंटर की शिक्षा, इसके बाद काशी विद्यापीठ में गए। उन दिनों क्या 1976 तक काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बीए पास लोगों की बीए की डिग्री न देकर के शास्त्री की उपाधि से विभूषित करती थी। शास्त्री जी उसी जगह से बीए की शिक्षा प्राप्त किए थे और शिक्षा पास करने के बाद गांधी जी का बनारस में प्रोग्राम लगता है बेनिया बाग में और लाल बहादुर शास्त्री भारत की दुर्दशा से द्रविड़ होकर के गांधी जी का भाषण सुनते हैं और वहीं से प्रतिज्ञा करते हैं, पढ़ाई से त्याग पत्र देते हैं और गांधी जी के शरण में रह करके देश सेवा में लग जाते हैं। और देश की सेवा करते करते ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जी 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में पैदा होकर के सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार में मंत्री पद को सुशोभित किया, रेल मंत्री बने। रेल मंत्री बिहार में रेल की दुर्घटना हो जाती है, उससे दरिद्र होकर के इन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज के मंत्री एक दुर्घटना नहीं 50 दुर्घटना हो, कोई मतलब मेरी कुर्सी बरकरार रहे। दूसरी बार वे विदेश मंत्री बनते हैं। विदेश में भारत की छवि को पहुंचाने के बाद ये तीसरी बार हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। लगभग 2 वर्ष तक भारत का प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करते हुए उसी समय सन 1965 में ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। पंजाब प्रांत कसूर क्षेत्र में मोर्चा होता है जहां वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर का रहने वाला माना जाता है। हमारे देश की सेना पाकिस्तान की जमीन को छीन लेती है। राजनीतिकों ने चाल चला। उस युद्ध में हुआ क्या, अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, रसिया भारत का साथ दे रहा था। इन्होंने पंचायत के लिए रूस में बुलाया ताशकंद में और वहीं पंचायत हुई। पंचायत में शास्त्री जी से हस्ताक्षर करा लिया गया कि पाकिस्तान की जीती हुई जमीन वापस कर दो। हस्ताक्षर तो कर दिए, वैसे उनका बेचारे का वही हार्ट अटैक कर गया, हृदय गति रुक गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद इनकी मृत्यु के तुरंत बाद हमारे देश के पंडित जवाहरलाल की बिटिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाई और कुछ समय के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस का उनको नेता चुना गया, वो प्रधानमंत्री बनी। तो ये तो इनके राजनीति में आने की बात रही। अब सादगी की बात, कुर्ता धोती पहने थे। इनके गुरुजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर साहब पंडित जी थे रामनगर के। अपने लड़का को नौकरी पाने के लिए ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। गेट पर संतरी से कहते हैं कि भैया जाके कह दो कि एक पंडित जी आए हुए हैं
कुछ आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जी आए। कौन पंडित जी? बताया कि प्राइमरी स्कूल मास्टर बता रहे हैं, ये कद है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके शास्त्री जी दरवाजे पर आए हैं और पैर छू करके उनको ले जाते हैं। संतरी हैरान रह जाते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति आ गया जिसकी प्रधानमंत्री आज चरण छू करके पूजा कर रहे हैं। कहे गुरु जी आना कैसे हुआ, समाचार बताइए। कहा क्या समाचार बताएं? लड़का मेरा नौकरी। अरे गुरु जी आप यहाँ चले आए इसके लिए, वहीं से आप चिट्ठी लिख दिए होते, काम हो गया होता। कहने का तात्पर्य है यहाँ भाव आता है शिष्य और गुरु भक्ति की। शास्त्री जी कितने साधारण, कितने उच्च विचार के, कितने सादगी के व्यक्ति थे जिन्होंने गुरु की महिमा को समझा। तो मेरे छात्रों मित्रों, व्यक्तित्व महान है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व कितना महान है, इस एक उदाहरण से आपको पता लगा लेना है कि उस शरीर में कितनी बड़ी आत्मा छिपी हुई है जो देश को बिल्कुल रास्ता दिखाने के लिए, सादगी के लिए, सच्चाई के लिए कुर्ता धोती पहने आज विधायक हो जाते हैं तो माहौल बन जाता है। और जो देश का प्रधानमंत्री है, अभी आप लोगों ने वर्णन किया, कच्चा घर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मकान बनवा दिया। तो कहने का तात्पर्य है ये हमारा देश है, यह देश सदैव विकास की कड़ी में जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम लोगों से उससे मतलब नहीं है। हम सभी को, आप सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना है। जिसके भाग्य में, जिसके किस्मत में जो लिखा होगा हम कर्म करेंगे और फल की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि तुम कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, फल देने वाला मैं हूँ। तो साथियों, अब चूंकि मैं थक गया हूँ, बोलने में भी असमर्थ हूँ, आँख भी बनी है, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे करके इन दोनों महाविभूतियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ जो मुझे आप लोगों ने इस मंच तक पहुँचाया। धन्यवाद।